नमस्कार, मैं रमेश झा। उम्मीद लगाता हूं कि आपने मेरा पुराना EB1A से जुड़ा हुआ वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि ये वीडियो या इसके कंटेंट को समझने के लिए EB1A के पुराने वीडियो को देखना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात I-140 फॉर्म के अप्रूवल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिक्वायरमेंट की करेंगे, और वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। ऑल्दो ये ऑफिशियली जरूरी नहीं है, मगर USCIS के ऑफिसर आपके डोमेन एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसलिए अगर उनको आपके रिसर्च वर्क का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किसी ऐसे एक्सपर्ट से मिल जाए जो आपको नहीं जानता है मगर आपके डोमेन में ही रिसर्च करता है, तो USCIS के लिए आपके केस को डिसाइड करना बहुत ईजी हो जाता है। आपके I-140 के लिए आपको दो तरह के रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है डिपेंडेंट रिकमेंडेशन लेटर्स। ये रिकमेंडेशन लेटर आप उनसे ले सकते हैं जो आप ही के डोमेन में या आपसे मिलते जुलते डोमेन में रिसर्च वर्क करते हैं। जिनके साथ भी आपने किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट किया है या रिसर्च वर्क किया है, आप उनसे डिपेंडेंट रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में लोग अपने PhD सुपरवाइजर से ये रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं, क्योंकि उनसे आपको मनचाहा लेटर मिल सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिपेंडेंट रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन लेटर्स की। सबसे पहली बात कि आपको 2 इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत होगी, बहुत से बहुत 3। इससे ज़्यादा लेटर्स USCIS ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और वो आपके दूसरे एविडेंसेस की तरफ कम ध्यान दे पाएंगे। ये वैसा रिकमेंडेशन लेटर नहीं है जो आप किसी कॉलेज एडमिशन के लिए अपने प्रोफेसर से लेते हैं। EB1A के रिकमेंडेशन लेटर में आपने जिस प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क की चर्चा अपने I-140 का फॉर्म भरते समय किया है या करेंगे, उस रिसर्च वर्क या उसके कुछ खास पहलू पर कोई विशेष व्यक्ति जिसे आपने रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, वो उस रिसर्च वर्क के अलग अलग पहलू के बारे में आपके द्वारा या आपके अटॉर्नी के द्वारा ड्राफ्टेड लेटर में लिखेंगे, और उससे आपके काम या आपके रिसर्च वर्क की अहमियत का पता लगेगा। बेहतर होगा अगर EB1 का एप्लीकेंट या पिटिशनर ही लेटर को ड्राफ्ट करे। अब आपको बताता हूं कि आखिर इंडिपेंडेंट लेटर्स आपको किससे लेना चाहिए। पहला, इंडिपेंडेंट लेटर की रिक्वेस्ट आपको उसी से करनी है जिससे आपने कभी भी किसी भी तरह से किसी प्रोजेक्ट में या किसी पेपर में या किसी भी पेटेंट में किसी तरह से कोलैबोरेट नहीं किया हो, मगर उसने आपके रिसर्च पेपर को साइट किया हुआ है और आपके रिसर्च को अपने रिसर्च में एज अ रेफरेंस मेंशन किया है। दूसरा, जिससे आप इंडिपेंडेंट लेटर मांग रहे हैं उसके साथ आपने पढ़ाई नहीं की हो या नौकरी नहीं की हो। तीसरा, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो जिस फील्ड के रिसर्च को आपने अपने I-140 के फॉर्म में हाईलाइट किया है। चौथा, जिससे आप इंडिपेंडेंट लेटर मांग रहे हैं उसके और आपके क्रेडेंशियल में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क होने से USCIS के ऑफिसर आपके क्रेडेंशियल को लेटर देने वाले के क्रेडेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं और फिर आपका क्रेडेंशियल वीक दिख सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने फिजिक्स में आज तक 20 रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और पूरे पेपर्स का एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर 1 है, और जिसने मुझे रिकमेंडेशन लेटर दिया है उसने 200 पेपर पब्लिश किया है और उसका एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, तो USCIS के ऑफिसर के लिए यह तय करना बहुत आसान हो सकता है कि मैं अपने फील्ड का बेस्ट पर्सन नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे और लेटर देने वाले रिकमेंडर के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ कर सकता है। पांचवां, कम से कम एक रिकमेंडर US का नहीं हो तो बेहतर होगा, या ऐसा बोलूं कि आपका रिकमेंडर अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से हो तो बहुत बेहतर होगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ये प्रूफ करने में आसानी होती है कि आपके रिसर्च वर्क को दूसरे देश के लोग भी समझते हैं और इंडिपेंडेंटली इंडोर्स करते हैं। आखिर रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती क्यों है? दरअसल में इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन लेटर से USCIS ऑफिसर के लिए ये समझना आसान हो जाता है कि आपका रिसर्च अमेरिका के ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है, और इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन लेटर से आप अपने रिसर्च के इंपॉर्टेंस को USCIS ऑफिसर के सामने रख पाते हैं। ध्यान रहे, लेटर बहुत प्रिसाइज होना चाहिए जो आपके काम को हाईलाइट करे, आपके काम के इंपॉर्टेंस को दिखाए। लेटर को इस तरह से ड्राफ्ट करें कि रिकमेंडर ये बता पाए कि अगर उसने आपके काम को साइट किया है तो वो साइटेशन उसके आगे के रिसर्च या किसी भी काम में कैसे हेल्पफुल रहा है।
प्लीज लेटर में अपनी तारीफ की बातें ना लिखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि ये ज्यादातर समय सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग स्टेप होता है। क्यों होता है इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। कुछ चीजें आपके एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ देता हूं। ये मैंने आपको रिकमेंडेशन लेटर की कहानी मेरी जुबानी बताई है। अब एक और इंपॉर्टेंट पहलू पर बात कर लेते हैं और वो है पर्सनल स्टेटमेंट की। अगर आप यूएसए में नौकरी नहीं कर रहे हैं और EB-1A के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आपने किया है, तो आप अपने लिए करीब 200 से 500 वर्ड का एक पर्सनल स्टेटमेंट तैयार कर लें। उस पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपनी ही फील्ड या डोमेन में नौकरी की प्लानिंग के बारे में बताएंगे। उसमें आप अपने मेजर रिसर्च अचीवमेंट के बारे में लिखें। अगर आपने अमेरिका में किसी कंपनी या यूनिवर्सिटी या किसी लैब में अप्लाई किया है और किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन डिटेल है, तो जरूर इस बात को अपने पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करें। और अगर वहां से कोई पॉजिटिव रिप्लाई आया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और इन सभी बातों को अपने पर्सनल स्टेटमेंट में जरूर लिखें। इससे आपके RFE यानी रिक्वेस्ट फॉर एविडेंसेस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। यहां पर यह बताना जरूरी है कि अभी तक की वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो सिर्फ I-140 के लिए है। मतलब ये सारी चीजें आपको I-140 के फॉर्म को भरते समय देना होगा। रिकमेंडेशन लेटर से जुड़े हुए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।